हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। मैं आपको वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के बाद आता है। अभी तक आपने 11th क्लास में फिजिक्स में क्या पढ़ा है? पढ़ा है ना भाई, कुछ मैकेनिक्स पढ़ा है सर। मैकेनिक्स का दो पार्ट है, मेजर पोर्शन है मैकेनिक्स का। पहला है काइनेमेटिक्स, क्या है ये? काइनेमेटिक्स। और दूसरा साहब क्या है? डायनेमिक्स पढ़ा है सर हमने। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा था? मोशन के बारे में, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स में आपने ये पढ़ा था, ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट अगर चलेगा तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी कुछ स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, ऑब्जेक्ट का कुछ एक्सेलरेशन होगा। ये सारी बातें आपने कहां पर है? काइनेमेटिक्स में। लेकिन आपने ये बात नहीं किया था, ऑब्जेक्ट चल क्यों रहा है, किसने धक्का दिया उसको, कौन फोर्स लगा रहा है उस पे, ऑब्जेक्ट के मोशन का कारण क्या है, ये आपने नहीं पढ़ा था। तो काइनेमेटिक्स को डिफाइन करते हैं स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है सर। डायनेमिक्स में क्या पढ़ा था? डायनेमिक्स से आपने पढ़ा था फोर्स के बारे में। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज नथिंग बट अ पुल एंड पुश व्हिच इज अ कॉज ऑफ मोशन। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे मोशन की टेंडेंसी या मोशन डेवलप करता है। ठीक है सर। इनर्शिया के बारे में पढ़ा है हमने सर, ये तो बड़ा दिमाग खराब किया था। ठीक है, इनर्शिया भी पढ़ा। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका वर्क एनर्जी पावर। आपको एक बात पता है, 11th क्लास में स्टार्टिंग हम लोग काइनेमेटिक्स से क्यों करते हैं, डायनेमिक्स से क्यों करते हैं, और उसके बाद वर्क एनर्जी पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे सर? उसके बाद आप पढ़ेंगे फ्लूइड, उसके बाद पढ़ेंगे आप ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, एचएचएम, वेव। एंड 12th क्लास में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट। तो थोड़ा सा तुम्हारा जर्नी कैसा रहने वाला है 11th और 12th का, वो मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। 12th में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, नाम तो सुना ही होगा, चार्ज का। चार्ज की स्टडी करेंगे आप। कंप्लीट चार्ज की स्टडी होती है, इसमें कैपेसिटर वगैरह पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। उस करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल एनालिसिस करते हैं। अच्छा, उसमें अपन मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, उसमें ऑप्टिक्स भी पढ़ते हैं। ये 12th क्लास की स्टडी है। जैसे बच्चा 11वीं में आया, उसको पढ़ा दो ऑप्टिक्स, ऊपर से जाएगा। उसको पढ़ा दो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, करंट, कुछ नहीं समझ आएगा। सर समझ तो ये भी नहीं आ रहा। अरे भाई, ये तो ऐसी चीज पढ़ रहे हो जिसको आप थोड़ा देख सकते हो। अभी तुमने देखा नहीं, कुत्ता भाग रहा है, बॉल फेंक रहे हो, बॉल को ऊपर फेंकते हो, बॉल ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, जिसको तुमने मोशन अंडर ग्रेविटी के नाम से पढ़ा था। बॉल ऊपर फेंका फिर नीचे आया। तो चीजें तुम वही पढ़ रहे हो जो तुमने आसपास देखा है, चीजों को भागते हुए देखा है, मोशन करते हुए देखा है, और वही चीज तुम पढ़ रहे हो। मतलब 11th क्लास में वो चीजें पढ़ाई जाती है जिसको आप देख सकते हो। 12th क्लास में वो चीज पढ़ाई जाती है जिसको देख नहीं सकते हो। सारा काम इमेजिनेशन पे होता है। इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज को नहीं देख सकते तुम, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड को नहीं देख सकते तुम, करंट को देखा है क्या? मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियस को देखा है क्या? एटम को देखा है क्या? ऑप्टिक्स में लाइट को देखा है क्या? नहीं, लाइट इज नॉट विजिबल। लाइट मेक्स अस विजुअलाइज द थिंग्स। लाइट चीजों को देखने में मदद करता है, लेकिन लाइट को हम नहीं देख सकते। अब कुछ लोगों को पता, सोच रहे होंगे सर हमने तो 10वीं पढ़ा था, लाइट को तो हमने देखा है, ये सब तो लाइट ही है सर। अरे कहां से लाइट है यार? तुमने सुना है यूनिवर्स इज डार्क? अगर हम लाइट को देख सकते होते तो बीच में ही सन है, सोर्स ऑफ लाइट, सब कुछ उजाला उजाला होता पूरा यूनिवर्स। लेकिन पूरा यूनिवर्स अंधेरा है जब लाइट का सोर्स यहां पे है। तो सर क्या होता है? लाइट जब मीडियम पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है ना, तब हम उसको देख पाते हैं। लिख ले, light is not visible. Light makes the thing visible, but light itself is not visible. ठीक है सर। तो यहां पे जो चीजें हम पढ़ेंगे, एक तो उसको हम देख नहीं सकते, इमेजिनेशन पे काम करना होगा। दूसरा इसको पढ़ने के लिए एक बेसिक फिजिक्स चाहिए। वो बेसिक फिजिक्स है तुम्हारा काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड वर्क एनर्जी पावर। वो बेसिक फिजिक्स है, बेस है वो। You cannot imagine about gravitation, about thermodynamics, about SHM and wave, about electromagnetism, about modern physics, about optics, about current without basic understanding of these 3 chapters. अगर आप इसके कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे इन सब चीजों को आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि यही है बेसिक फिजिक्स। दिस इज द सोल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की आत्मा है ये, यही बेसिक मेन फिजिक्स है।
तुम्हें 10 मंजिला मकान बनाना है तो क्या करोगे? 10वीं मंजिल सबसे बढ़िया बनाओगे कि पहली मंजिल? भाई फाउंडेशन स्ट्रांग करते हैं। तो ये ऐसे फिजिक्स है जो पूरे आगे आने वाले चैप्टर में कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बेसिस पे काम आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ लिया ये चैप्टर खत्म, साहब हमने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया सर चैप्टर तैयार, एनएलएम पढ़ लिया सर चैप्टर तैयार, अच्छा सर एनएलएम तैयार नहीं है, काइनेमेटिक्स तैयार नहीं, अगला पढ़ लूंगा। अबे अगला पढ़ ही नहीं सकता तू, कैसे सर? इसका एप्लीकेशन होगा आगे। दूसरी बात देखो, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, रोटेशन में मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे आगे, रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशन में एनर्जी पढ़ते हैं। सॉलिड एक चैप्टर आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ेंगे, स्टोर कितना होता है वायर में। फ्लूइड में बर्नौलीज इक्वेशन का नाम सुना होगा कभी आपने अपने जीवन में, हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ता है उसमें एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, एनर्जी पढ़ेंगे आप। उसके आगे आने वाले चैप्टर में एसएचएम एनर्जी पढ़ेंगे, ऑसिलेटिंग पार्टिकल का। वेव इज वे ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कैरी करने का एक तरीका होता है वेव। आगे इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे, एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। आगे आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उसमें एनर्जी है। मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी है, फोर्स है। तो आप ना मेरी बात याद रखना, पूरे फिजिक्स में बेसिकली जो पढ़ने वाले हो वो पढ़ने वाले क्या हो? चीजों का मोशन, चीजों का कॉज ऑफ मोशन फोर्स, और जब मोशन होगा तो उसकी एनर्जी। हर चैप्टर में एनर्जी का एनालिसिस है। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक एनर्जी पढ़ोगे, मॉडर्न में एनर्जी पढ़ोगे कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो उसकी कितनी एनर्जी होता है। तो मैं बस आपको ये महसूस कराने की कोशिश कर रहा था बेटा कि ये जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ये बहुत जरूरी है, पहली बात, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन होगा। दूसरी बात मैं आपको ये महसूस कराना चाह रहा था कि ये जो वर्क एनर्जी पावर है, ये देखो वर्क एनर्जी पावर आगे आने वाले चैप्टर में इसी को किसी दूसरे फॉर्म में आप पढ़ते चलोगे, ठीक है। तो आइए अपन बात कर लेते हैं वर्क के बारे में। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग वर्क के बारे में समझेंगे। तो देखिए वर्क, ये वो वर्क नहीं है जो डेली लाइफ में अपन समझते हैं। पहली बार फिजिक्स में एक फिजिकल क्वांटिटी मैंने पाया है वर्क जैसा, जिसका मतलब वास्तविक जीवन में कुछ अलग है और फिजिक्स में थोड़ा अलग है। जैसे तुम 4 घंटे बैठ के पढ़ाई किए, बताओ तुमने कितना वर्क किया? सर 4 घंटे, आज तो बहुत मेहनत करी। वर्क 0 है तुम्हारा, वर्क 0 है। सर 0 कैसे? इतनी देर तो बैठा हम, 0 वर्क। बताऊंगा। ये देखो, ये एक हमने बैटरी ले लिया, इसको रस्सी से लपेट दिया, इसको सर्कुलर पाथ में घुमा दिया। तो तुमने एनएलएम तो पढ़ा है, बताओ इस पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लग रहा है जो इसको घुमा रहा है? टेंशन फोर्स। बताओ टेंशन का वर्क 0। इसको घुमा कौन रहा है? टेंशन। इसको घुमाने में टेंशन का रोल है, रोल, बट टेंशन का वर्क है 0। गजब बात पढ़ा रहे हो सर आप, गलत तो नहीं है? नहीं बेटा, गलत नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने आपको बोला ना, ये जो वर्क है वो थोड़ा अलग है। क्या अलग है इसमें, इसको समझते हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले थोड़ा फोर्स पे अपन प्रकाश डालते हैं। सुनो, मान लो कि मैं तुमसे बोलूं एक ऑब्जेक्ट है, उस पर 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, ठीक है ना। अब उस ऑब्जेक्ट की फिजिकल कंडीशन क्या होगी? मान ले मैंने तुम पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का तुम पे फोर्स लगा दिया। अब तुम्हारा क्या होगा? बताओ क्या होगा? नहीं बता सकते। सर क्यों? इसलिए कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके साथ दो और फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड होती है। वो है आपका टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। सर ये कैसे? तो देखो, मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो उस फोर्स का ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट होगा ये तब पता चलेगा जो वो फोर्स मैंने ऑब्जेक्ट पे कितनी देर तक लगाया है, या उस फोर्स को मैंने कितने दूर तक लगाया है। मेरी बात सुनना, मैंने तुम्हें 10 न्यूटन फोर्स लगाया, 10 न्यूटन से कूट दिया और लगातार 4 घंटे तक कूट रहा हूं तुम्हें 10 न्यूटन से, और 10 मिनट तक कूटा 10 न्यूटन से, तो फर्क है ना भाई। तो मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं और कितनी देर तक लगा रहा हूं, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, इन दोनों का कंबाइंड होके जो रिजल्ट आता है ना, वो किसी चीज को डिफाइन करता है। वो
वो आपके ऑब्जेक्ट की कंडीशन को डिफाइन करेगा। अच्छा, और वही तुम्हें मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा के कितनी दूर तक कूदता हुआ लेके गया है, समझ में आया ना। किसी ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट है, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया 1 सेकंड के लिए, और उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने 10 मिनट के लिए, फर्क होगा। अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और लगा के छोड़ दिया, और 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा हूं ऑब्जेक्ट को लेके भाग रहा हूं, तो दोनों बातें तो अलग हो गई ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगाते हैं तो कितनी देर तक लगाते हैं और कितना दूर तक लगाते हैं, ये एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता है। जैसे मान लो ये तेरा टाइम हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। तो अब सुनो, कितना फोर्स लगाया, एफ, कितनी टाइम तक सर, डेल्टा टी। ये स्केलर है बेटा, डेल्टा टी क्या है, स्केलर, फोर्स क्या है, वेक्टर, ये स्केलर है ना। तो ये जो मल्टीप्लाई किया है वो डॉट प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट है। एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या डिफाइन होता है, डेल्टा पी। ये डेल्टा पी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। अब समझिएगा प्लीज, फोर्स कितना लगाया और कितनी देर तक लगाया, इन दोनों का प्रोडक्ट चेंज इन मोमेंटम को डिफाइन करता है, ठीक है ना। अच्छा सर, कितना फोर्स लगा एफ और कितने डिस्प्लेसमेंट तक लगा एस, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये डिफाइन करता है कितना वर्क हुआ, या सिंपल कहूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसको डिफाइन करता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं बताऊंगा अभी। तो थोड़ा सा विजुअलाइज हुआ कि अगर फोर्स और टाइम गिवन है और तुमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा, मेरी बात सुनना, फोर्स और टाइम गिवन है, क्या गिवन है, फोर्स और टाइम, और तुमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, नहीं निकाल सकते। फोर्स और टाइम गिवन है तो आप पहले चेंज इन मोमेंटम ही निकालोगे, और चेंज इन मोमेंटम निकालने के बाद काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन मोमेंटम के बीच में रिलेशन होगा, उससे आप काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचोगे। समझना, ये रट लेना, कितना फोर्स कितनी देर तक चेंज इन मोमेंटम, कितना फोर्स कितनी दूर तक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना फोर्स कितनी देर तक चेंज इन मोमेंटम, कितना फोर्स कितनी दूर तक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अलग बात हुआ ना भाई, याद रखना। फोर्स और टाइम गिवन हो तो चेंज इन मोमेंटम, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो वर्क। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात पहले करेंगे। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, मान लीजिए फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स। तो बताइए वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, स्केलर। तो बताओ वर्क इज ए स्केलर और वेक्टर, वर्क साहब स्केलर है, वर्क स्केलर है। वर्क का यूनिट क्या होगा, वर्क का यूनिट क्या होगा, यूनिट तो बड़ा आसान है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो न्यूटन इंटू मीटर, है ना, ये इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है सर। अब एक काम करिए, आप ये स्क्रीन पॉज करके पहले ये लिख लीजिए, ये चार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। अब सुनो, मैंने ये लिखने के लिए आपको इसलिए बोला था क्योंकि यहां पे अपन एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस पे फोर्स लगाएंगे। क्या बनाएंगे अपन, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये देखो ऑब्जेक्ट एम मास का ऑब्जेक्ट है और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है। अब इस पे मैंने इधर फोर्स लगाया, मैंने फोर्स कहां लगाया, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, या एक्स वाई प्लेन में, इधर लगाया, एक्स वाई प्लेन में लगाया। अगर ऑब्जेक्ट ये डिस्प्लेस करके यहां से ये डिस्प्लेसमेंट यहां तक पहुंच जाता है, एम मास का ऑब्जेक्ट, ये कहां है, ऑब्जेक्ट चल रहा है एक्स एक्सिस में चल रहा है और इन दोनों के बीच एंगल है थीटा। तो आप जानते हो यहां पे जब डॉट प्रोडक्ट तोड़ दोगे तो ये असल में क्या बनेगा, एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या है, फोर्स है सर, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है सर, और थीटा क्या है, एंगल है सर, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसको डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में क्यों डिफाइन करा, इस पे बात करते हैं। इसको क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में डिफाइन क्यों नहीं करा और सिंपल एफ इंटू एस क्यों नहीं लिख दिया। डॉट प्रोडक्ट लिखना जरूरी था क्या, बिल्कुल जरूरी था। क्या जरूरी था, सुनो, इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक आगे की तरफ, इसको बोलेंगे आप एफ कॉस थीटा, और एक ऊपर की तरफ, ये होगा एफ साइन थीटा। अब देखो ये आगे की तरफ चल रहा है तो इसके मोशन की डायरेक्शन में
जो डिस्प्लेसमेंट जो आगे होगा मोशन की डायरेक्शन में, जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, इस डिस्प्लेसमेंट पे कौन से फोर्स का इफेक्ट होगा, एक्स एक्सिस वाले फोर्स का या वाई एक्सिस वाले फोर्स का। तो बेटा आपने 2D मोशन पढ़ा है, ध्यान से सुनिएगा। आपने रिवरमैन प्रॉब्लम पढ़ा है, क्या पढ़ा है? रिवरमैन प्रॉब्लम। तो आपको याद है रिवरमैन प्रॉब्लम में मान लीजिए रिवर आगे फ्लो कर रही है और आदमी को मिनिमम टाइम में नदी क्रॉस करना है, तो आदमी सीधा भागता है 40 मिनिमम टाइम के लिए। आदमी सीधा क्यों भागता है? क्योंकि नदी क्रॉस करने के लिए उसको वाई में जाना है और नदी का फ्लो एक्स में है, नदी एक्स में बह रही है। नदी की औकात नहीं है कि तुम्हें वाई में जाने से रोक ले, नदी की औकात नहीं है कि तुम्हें वाई में धक्का दे दे। नदी क्या कर सकता है? अपनी तरफ खींच लेगा आगे की तरफ, और एक्स एक्सिस की तरफ नदी फ्लो कर रहा है, इसका इफेक्ट वाई के मोशन पे नहीं पड़ेगा। इसीलिए नदी क्रॉस करने में नदी तुम्हारी मदद नहीं करेगा और ना ही नदी क्रॉस करने में नदी रिवर तुम्हारा अपोज करेगा। सर ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें वाई एक्सिस में जाना है। वाई एक्सिस के मोशन पे एक्स एक्सिस का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 2D मोशन पढ़ा है, क्या 2D के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है? 2D के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है नहीं। 1D में जो पढ़ा था उसी को वेक्टर फॉर्म में लगाते हो। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या हो गया? एक्स में अलग लगाते हो, वाई में अलग लगाते हो। तूने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में यही पढ़ा था ना कि ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थीटा एंगल में फेंकते हैं, तो u cos थीटा आगे वेलोसिटी हो गई, u sin थीटा ऊपर वेलोसिटी हो गई, x की वेलोसिटी अलग, y की वेलोसिटी अलग, x की एक्सेलरेशन 0, y की एक्सेलरेशन g। मतलब क्यों एक ही बार में u वेलोसिटी थीटा एंगल से रेंज निकाल सकता था क्या? नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता था, मैक्सिमम हाइट निकाल सकता था? नहीं। तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है, बट 2D जैसा उसमें आप अप्रोच नहीं लगाते हो। आप कैसा अप्रोच लगाते हो? पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को तोड़ते हो, एक्स एक्सिस का अलग, वाई एक्सिस का अलग, फिर एक्स में एनालिसिस अलग करते हो और वाई में एनालिसिस अलग करते हो। क्यों साहब? क्योंकि एक्स के मोशन का वाई पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वाई के मोशन का एक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इस पे मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, नीचे लगा रहा हूं, चल ऊपर लगाऊंगा तो लोचा हो जाएगा, नीचे लगा रहा हूं, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। अब ये फोर्स एक्स के मोशन पे क्या कर रहा है? स्मूथ सरफेस है, म्यू 0 है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब बताइए फोर्स क्या करेगा? क्या ये जो ऑब्जेक्ट जा रहा था v वेलोसिटी से, क्या ये v वेलोसिटी से इसकी स्पीड बढ़ा देगा? ना। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है y में। y के फोर्स का x में कोई इफेक्ट नहीं होता साहब। अच्छा और बताता हूं, मान ले वर्टिकल सरफेस है, ये स्मूथ है, म्यू इक्वल टू 0 है। तेरे फ्रिक्शन के पैकेज का सवाल है, तेरे फ्रिक्शन के पैकेज का सवाल है, एक ब्लॉक है m मास का, तूने ऐसे फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाओ कि ये रुक जाए? नहीं रोक सकते सर, संभव नहीं है। क्यों? ऐसा क्या इसमें? ऐसा सर ये है कि नीचे फोर्स लग रहा होगा mg और आपने आगे की तरफ फोर्स लगा इस पे F। इससे क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स है, वो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स को कैसे बैलेंस करेगा? और रफ सरफेस तो है नहीं, सरफेस स्मूथ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। वर्टिकल डायरेक्शन कोई फोर्स नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तो नॉर्मल होगा, जितना नॉर्मल पीछे उतना अप्लाइड फोर्स आगे। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है और वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है। तुमने एफबीडी बनाया है, एफबीडी जब बनाया था तो तुमने क्या किया? पहले सारे फोर्सेस को आइडेंटिफाई किए, फिर सबका एक्स और वाई में कंपोनेंट लिया। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है एक्स के साथ इक्विलिब्रियम का कंडीशन आएगा, वाई में वाई के साथ इक्विलिब्रियम का कंडीशन आएगा। तो यहां पे असल बात यह है कि मान लो मैंने साहब फोर्स इधर लगाया, क्या इधर का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको ये फोर्स अफेक्ट करेगा क्या? नहीं। ये करेगा क्या? नहीं। इसका एक कंपोनेंट ही करेगा। इसीलिए हमने देखा कि वर्क कैसे मिलेगा? वर्क मिलेगा डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। कैसे मिलेगा बताओ? ये मिलेगा डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट एस और एफ का कंपोनेंट इधर ले लिया आपने, एफ का कंपोनेंट इधर लिया। अच्छा दूसरा तरीका ये भी था, एक ही बात होता, ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की तरफ लेते हैं तो क्या होता? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along force।
और इसी बात को आसानी से गणितीय रूप में कैसे कह सकते हैं, मैथमेटिकली कैसे कह सकते हैं, इस डॉट प्रोडक्ट से। इसी बात को अपन डॉट प्रोडक्ट से कह सकते हैं। इसीलिए वर्क को इस तरीके से डिफाइन किया गया। वर्क एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, जिसको आप 1 जूल भी कह सकते हैं। यहां पे ये चीजें लिखी हुई है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब सुनो, जीरो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो वर्क का मतलब क्या है वो सुनिए। मान लीजिए इफ एफ इज जीरो बट ऑब्जेक्ट जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क क्या होगा, जीरो का। मान लो कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, चला जा रहा है, लेकिन उस पर फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स उस पर जीरो है, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। ये तो बहुत आसान बात है। अच्छा, किसी बॉडी पे तुमने फोर्स लगाया, मतलब फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी का जीरो है, तो वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। मान लो फोर्स तुम बहुत लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब उसका वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए मैं कह रहा था तुम 4 घंटे तक एक ही जगह बैठे हो और लिख रहे हो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा साहब, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो कहीं हुआ ही नहीं है ना। जैसे मान लो ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसे सवाल तुमसे पूछेंगे भाई कि कूली है, वो सर पे बक्सा लेके आगे जा रहा है, तो बताओ कूली ने इस बक्से पे कितना वर्क किया, सुनोगे, जीरो। कैसे? अब देखना ढंग से देखना। क्या कूली का सर इस बक्से पे फोर्स नहीं लगा रहा है। किधर लगा रहा है, ऊपर की तरफ। कहां लगा रहा है, ऊपर की तरफ। तो कूली ने नॉर्मल ऊपर लगाया, कूली ने जो इस पे नॉर्मल फोर्स लगाया वो कहां लगाया, ऊपर की तरफ लगाया। और कूली का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है साहब, आगे हो रहा है। तो कूली का जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वर्क कितना हुआ, जीरो। ऐसे सुन, ये बोर्ड है तेरा, ये दीवार मान ले, दीवार है ये। इस दीवार पे मैं 4 घंटे तक 10 न्यूटन का फोर्स लगाए रखूंगा, फोर्स नहीं हटाऊंगा, फोर्स लगाए रखूंगा। दीवार का डिस्प्लेसमेंट जीरो। मैंने फोर्स तो खूब लगाया लेकिन जहां फोर्स लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, मान लो ऑब्जेक्ट पे फोर्स भी लगा, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी है, बट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन 90 डिग्री। मतलब जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं ऑब्जेक्ट उधर नहीं जा रहा, उसके परपेंडिकुलर जा रहा है। तो फोर्स का जो इफेक्ट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ऐसे ही जीरो होता है, तो वर्क का मतलब ही नहीं आया। वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आया इतना? स्क्रीन पॉज करके पहले अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए, कोई खास बात नहीं। स्क्रीन पॉज करिए, अच्छे से लिख लीजिए चीजें। अब आगे देखिए, समझदार। मान लो कि तुम कोचिंग में अपने लिफ्ट लगी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और सीढ़ियां भी है। अब बच्चों को लिफ्ट से जाना अलाउड नहीं है, बच्चे भाई साहब सीढ़ी पे ही भागते रहते हैं। सर ये तो गलत बात है। हाँ है गलत, तो बता क्या कर लेगा। अब सुन, तुम रोज कोचिंग आते थे, बहुत खुशी खुशी आते थे सर, बहुत मज़ा आता था कोचिंग में, हम पढ़ते थे, कुछ सीखते थे, लेकिन उससे पहले हमें बड़ा कष्ट होता था। हमें सीढ़ियों से जब ऊपर जाना होता था, सीढ़ियों से ऐसे चल के जब हम ऊपर जाते थे तो हमारा शकल ऐसा हो जाता था। ठीक है सर, 3-4 मंजिल सीढ़ियों से जाएंगे तो ऐसा होगा। लेकिन अगर तुम्हें किसी दिन लिफ्ट में जाने का मौका मिल गया, तुम साहब लिफ्ट के अंदर घुस गए और फटाफट लिफ्ट बंद कर लिया और 4th फ्लोर दबा दिया, अब क्या होगा? तुम्हें चलने की जरूरत तो है नहीं, ये लिफ्ट क्या करेगी, ये लिफ्ट आपको ऊपर ले जाएगी। तो यहां पहुंच गए आप साहब। और इसमें आपको कोई कष्ट नहीं हुआ। थोड़ा और ऊपर बना ले तो फटाफट समझो, जो काम की बात है वो मैं समझाना चाहता हूं, वो देखो। बढ़िया, ठीक है। ये ए केस है लिफ्ट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूं, थोड़ा ढंग से सुनना। और ये स्टेयर्स वाला केस बी। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड वर्क डन, in
केस ए एंड बी बाई नॉर्मल रिएक्शन। वर्क डन नॉर्मल रिएक्शन की वजह से क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो यहां पे जब तुम ऊपर जा रहे थे तो ये देख लो, मान लो स्टेयर्स का सरफेस है और तुम यहां पे खड़े हो, तुम्हारे पे नॉर्मल कहां लग रहा है, ऊपर। अरे बीडी तुझ बनाने में जबरदस्त हो तुम, बढ़िया सीखा एकदम। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ये पॉइंट जहां पे तुम खड़े हो नॉर्मल ऊपर लग रहा है। यहां पे भी जा रहे थे, नॉर्मल ऊपर जा रहा था। डिस्प्लेसमेंट मान लो तुम्हारा हुआ वॉस एस, तो वर्क डन बाई नॉर्मल क्या होगा, फोर्स नॉर्मल ऊपर और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो हो जाएगा n इंटू एस, ठीक है। सेकेंड केस में वर्क डन बाई नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0 है। नॉर्मल ने वर्क किया ही नहीं। जब आप स्टेयर से चढ़ के जाओगे तो जहां पे तुम जिस स्टेयर्स पे खड़े होगे, क्या नॉर्मल नहीं लग रहा होगा, लग रहा है सर, लेकिन नॉर्मल का वर्क डन 0। ऐसे कैसे यार, तुम यहां से यहां गए, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एस हुआ, तुम भी यहां से यहां गए, क्या इस केस में भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एस मान लो। अरे ऊंचाई तो उतना गया ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एस मान सकता हूं ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एस मान लिया। तो सर 0 कैसे लिख दिया आपने, 0 होता है, कैसे होता है, तो देखो देखो कैसे होता है। यहां पे समझना, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, डॉट नहीं लगाऊंगा, एफ एस लिख देता हूं। जहां पे एस क्या है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। पहली बार में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाना था, बेसिक बातें समझाना था, इसलिए मैंने यहां पे चर्चा नहीं किया, मैंने सीधा डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, है ना। मैंने बेसिक पहले तुम्हें समझा दूं कि कंपोनेंट लेते हैं, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग ले लो, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग ले लो और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। या सिंपल डॉट प्रोडक्ट ले लो, एफ और एस का वर्क आ जाएगा। जहां पे एफ फोर्स है, कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन किसका, किसका डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट का नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सर ये तो मुश्किल बात समझा रहे हो यार, मुश्किल बात है, थोड़ा समझ लोगे तो आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है वो। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो। जैसे आप लिफ्ट में खड़े हैं, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा था, तो ये वाला जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना, वो एकदम कांटेक्ट है, नॉर्मल उस पे ऊपर लग रहा है, धीरे 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 एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल और ऊपर की तरफ एस डिस्प्लेसमेंट, वर्क हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे समझना क्या हो रहा है, जब तुम सीढ़ियों से चल के ऊपर जाओगे, मान लो ऐसा सीढ़ी है ना, यहां पे तुम्हारा फ्लोर है, ऐसा सीढ़ी, तो जब तुम्हारा पैर ऐसा है, एक पैर उठा लोगे, जब पैर उठा ले तो नॉर्मल तो उस पर लग नहीं रहा, तो ये पॉइंट जहां पे नॉर्मल लग रहा था वहां नॉर्मल नहीं लग रहा, तो उस पॉइंट का तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ कभी जहां पे नॉर्मल लग रहा था। मेरी बात सुन, मैं समझाता हूं, देख, मान ले ऐसा है, यहां पे तुम्हारा दोनों पैर है, अब एक पैर उठा लिया तो नॉर्मल है क्या उस पे, नहीं, अब उसको तुमने ऊपर वाले सीढ़ी पे रख दिया, अब वहां पे नॉर्मल है। लेकिन जब तक ये पैर चल रहा था तब तक इस पे नॉर्मल नहीं लग रहा था, मतलब इस पॉइंट का जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वहां तो फोर्स नहीं था, वो दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल था, लेकिन वो तो चल ही नहीं रहा था। जब ये पैर उठा लिया तो यहां पे नॉर्मल नहीं है, फिर यहां रख दिया, फिर ये पैर उठा लिया यहां रख दिया, फिर ये पैर उठा लिया यहां रख दिया, तो फिर नॉर्मल का वर्क क्या हो गया, 0 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल सवाल है बेटा। तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, सर मैं वहां पहुंचा कैसे, फिर ये बताओ, जब नॉर्मल ने वर्क नहीं किया तो। इसका जवाब आसान है, महसूस आज हो जाएगा तुम्हें तुरंत से। यहां पे तू रो रहा है ना, रो रहा है ना, क्यों रो रहा है भाई, यहां पे हंस क्यों रहा है, क्योंकि यहां पे तुम्हें खुद वर्क नहीं करना पड़ा, तुम पे जो ये, अच्छा नॉर्मल खुद आदमी लगाता है कि सरफेस लगाता है, सरफेस लगाता है। नॉर्मल कौन लगा रहा था, तुम पे सरफेस, ये कांटेक्ट सरफेस तुम पे नॉर्मल लगा रहा था, तो कांटेक्ट सरफेस का नॉर्मल तुम पे वर्क करके, कांटेक्ट सरफेस का नॉर्मल तुम पे वर्क करके यहां पहुंचा दिया, और यहां पे वही नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा, तुम खुद अपना मस्कुलर एनर्जी खर्च कर रहे हो वर्क के लिए, तुम खुद अपने इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है उसके अगेंस्ट अपने आप को उठा रहे हो, मतलब तुमने एनर्जी खर्च किया है, तुमने अपने आप पे वर्क करके अपने आप को यहां लेके गए हो, इसीलिए देख रो रहा है तू, क्योंकि कष्ट होगा ना, वर्क करोगे तो कष्ट होगा कि नहीं होगा। यहां पे तुम्हें वर्क करने की जरूरत ही नहीं, आराम से लिफ्ट में बैठ गए, सरफेस का नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सरफेस का, तुम्हारा नॉर्मल नहीं, सरफेस का नॉर्मल तुम पे लग के, तुम पर वर्क करके तुमको यहां से यहां तक पहुंचा दिया। लेकिन यहां पे
जो आप पे नॉर्मल लग रहा था वो नॉर्मल ने वर्क नहीं किया, उस नॉर्मल ने वर्क नहीं किया तो सर कौन लेके गया? तुमने खुद अपने आप पे ऊपर काम किया है, अपने सेंटर ऑफ मास को ऊपर खींच के पहुंचाया है। मतलब वर्क आपने खुद किया, इसमें वर्क आपने नहीं किया था। क्लियर है ये बात? तो यहां से अपने को क्या समझ में आया? यहां से जो पॉइंट समझना था ना, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे नॉर्मल भी एन लग रहा था, जब जहां खड़ा था नॉर्मल एन लग रहा था। तो बेसिकली वर्क निकालने के लिए वर्क का फॉर्मूला जब एफ एस कॉस थीटा यूज करते हैं, उसमें जो ये एस होता है, क्या होता है? ये एस होता है, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना, उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। मान लो एक फुटबॉल है, उसमें मैंने किक किया, मतलब इंस्टेंटेनियसली उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, पता नहीं फुटबॉल कहां चला जाएगा। अब बताओ मैंने उससे वर्क कितना किया? क्या फुटबॉल जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा वो मैं लूंगा? नहीं, मैंने तो तुरंत से फोर्स लगा के छोड़ दिया था। मेरी बात सुनना, मान लो ये फुटबॉल है, मैंने इंस्टेंटेनियसली ये फोर्स लगा के हटा लिया। अब वो जब ये हटा लिया तो अब इस फुटबॉल तो आगे जा रहा है रफ्तार में, लेकिन वो पॉइंट है ही नहीं जहां पे फोर्स लग रहा था, तो उसका वर्क निकालने के लिए फुटबॉल का डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे। हमेशा वर्क निकालने के लिए उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, पूरे बॉडी के डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं। साथ फिर से सुनिएगा, जब आप वर्क निकालते तो पूरे बॉडी के डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं जहां पे फोर्स असल में लग रहा था। स्क्रीन पॉज करके इसको ढंग से बनाइए प्लीज, स्क्रीन पॉज करके इसको ढंग से लिखिए प्लीज। डन? अब आगे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वर्क डन बाई वन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन other force acting on that object or work done by other force। एक फोर्स का जब आप वर्क निकालोगे ना, मतलब अब मैं तुम्हें ऐसी चीज बता रहा हूं जो असल में तुम्हारे कंसेप्ट को आसान बनाएगा, है ना। तो अगर आप एक फोर्स का वर्क निकाल रहे हो तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि उस पे और कितने फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स जो लग रहा है वो देखो, और जहां पे लग रहा था उसी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो देखो, तुम्हारा आंसर आ जाए। अब उस पे दूसरा फोर्स कहां लग रहा है, दूसरा फोर्स कितना लग रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका वर्क क्या है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जबरदस्त बात है बेटा, इससे चीजें आसान हो गई ना यार। मुझे अगर एक फोर्स का वर्क निकालना है तो दूसरे फोर्स के बारे में मैं सोचूंगा ही नहीं। क्या है? वर्क डन बाय वन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, अदर फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट और वर्क डन बाय अदर फोर्स। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, चलो एक एग्जांपल समझते हैं। जो एक थ्योरम है उस पर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मान लो यहां पे अपन ने 10 kg का एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है सर, इस पे फोर्स लगाया अपन ने 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन फोर्स तो लगा दिया, t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट यहां पे। फाइंड वर्क डन बाई नॉर्मल when object displaced on horizontal surface 5 मीटर on horizontal surface। मतलब ये कह रहा है कि ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां तक 5 मीटर आगे चला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 10 kg का ब्लॉक है। बताओ नॉर्मल ने कितना वर्क किया। अब सुनो, अब तुम्हारे लिए लिखा हुआ है नॉर्मल ने कितना वर्क किया, तो तुम ना देखोगे नॉर्मल कहां लग रहा है, तो ग्राउंड इस पे नॉर्मल ऊपर लगाएगा और mg नीचे लग रहा होगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए नॉर्मल की वैल्यू और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द नॉर्मल। तो ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है,
इस पे फोर्स आगे 5 न्यूटन लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, लेकिन मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं। मुझे नॉर्मल का अगर वर्क निकालना है, वर्क डन बाय नॉर्मल, तो सिर्फ नॉर्मल के बारे में सोचूंगा। नॉर्मल ऊपर और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वर्क डन लिखेंगे आप n is cos 90। नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट आगे, नॉर्मल ऊपर, वर्क क्या हो जाएगा? 0। ये आ गया तेरा आंसर। कोई मतलब नहीं नॉर्मल से। अगर मैं नॉर्मल का वर्क निकालूंगा तो दूसरे एक्टिंग फोर्स से उस इंस्टेंट पे मुझे कोई मतलब नहीं होगा। क्लियर है ये बात? देखो, अगर मुझे इस F फोर्स का वर्क पूछ रहा है इस 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट पे, तो मुझे नॉर्मल और mg से कोई मतलब नहीं होगा। मैं निकालूंगा वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स आपका हो जाएगा, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स हो जाएगा आपका, फोर्स बताइए 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट बोलिए 5 मीटर 25 जूल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक बॉडी पे तो 4-5 फोर्स लग सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन में लिखेगा वर्क डन बाय दिस फोर्स ओनली नहीं लिखेगा, लेकिन ये लिखा होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ, वर्क डन बाय नॉर्मल बताओ, वर्क डन बाय टेंशन बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन बताओ, वर्क डन बाय कोई भी फोर्स बताओ, अप्लाइड फोर्स बताओ, है ना। तो मान लो फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन अप्लाइड फोर्स की वैल्यू तुम्हें पता है, तो तुम्हारा काम क्या है कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मुझे पता है और डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, किधर लग रहा है, गोली मारो उसको, कोई मतलब नहीं होता बॉडी पे। डायरेक्ट जिसका वर्क पूछा है उसी के बारे में सीधा बात करेंगे, आंसर आएगा। क्लियर है? डन है? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लिया। चलो आगे देखो। अब मैं बात कर रहा हूं वर्क डन बाई, work done does not depends upon time if displacement is given। ऐसी बात बताऊंगा कि तुम्हें लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है। if displacement is given, सुनना ढंग से। मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है m मास का, उस पे मैंने फोर्स लगाया F। यहां पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है 4m मास का, उस पे मैंने फोर्स लगाया सेम F। दोनों को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया, दोनों को कहां रख दिया साहब? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया। मान लो इस F फोर्स को यहां से इस डिस्प्लेसमेंट करा के मैं यहां खींच के ले आया, कितना फोर्स लगा रहा था? F। और इस वाले ऑब्जेक्ट को जिसका मास 4m है, उस पे भी मैं F फोर्स लगा रहा हूं और इस डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक खींच के ले आया, कितना फोर्स लगा रहा था? F। किसमें ज्यादा काम करना पड़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें तुम फोर्स F लगा रहे हो, इसमें भी F लगा रहे हो, तो ये m मास का ऑब्जेक्ट है, जल्दी खींच के चला जाएगा। ये 4m मास का ऑब्जेक्ट है, जब इसको खींचोगे आप, कितना मास का ऑब्जेक्ट है? 4m मास का ऑब्जेक्ट है, इसको खींचोगे आप तो थोड़ा दिक्कत होगा। किसको आसानी से खींच सकते हो सर? पहले वाले को, A को आसानी से खींच सकते हैं, B वाले केस में थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन मुझे इस बात से मतलब नहीं, मुझे तो बस निकालना है कि यहां से यहां तक इस डिस्प्लेसमेंट में दोनों फोर्स की वजह से वर्क बताओ। तो तुम लिखोगे वर्क बाई F इन A बराबर वर्क बाई F इन B। वर्क इन A इज इक्वल टू वर्क इन B, सेम वर्क हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक बताना, अगर सरफेस स्मूथ है, सरफेस रफ नहीं है बेटी, सरफेस स्मूथ है, इसका भी सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, तो बस इतना, जब फ्रिक्शन है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख वर्क का कहानी, अगर फ्रिक्शन है भी ना तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहां से यहां तक लाने में टाइम कितना लगेगा सर? कम लगेगा। कितना लगेगा पता नहीं, कम लगेगा। इसको यहां से यहां लाने में सर टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन देखेंगे ना तो फोर्स अपन 4m, यहां पे एक्सेलरेशन इसकी तुलना में 4 गुना कम होगा, इसका एक्सेलरेशन 4 गुना ज्यादा है, एक्सेलरेशन ज्यादा है 4 गुना ज्यादा एक्सेलरेशन चलेगा तो टाइम कम लगेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क में कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्क डन बराबर होता है फोर्स कितना है? F है, डिस्प्लेसमेंट S है, तो इसका वर्क होगा Fs। इसमें फोर्स कितना लग रहा है? F, और जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? S। तो यहां से यहां तक इसी फोर्स के अंडर
इसी फोर्स का वर्क यहां से लेकर के ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक आने में जो वर्क होगा दोनों केस में सेम आएगा। मतलब वर्क डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम, वर्क डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम। क्या आपको ये बात समझ आया? इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, ऐसा नहीं कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा मैं तुमसे बोलूं कि यहां पे फोर्स लगा दिया 2 सेकंड में वर्क बताओ, यहां पे फोर्स लगा दिया 2 सेकंड में वर्क बताओ, तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा 2 सेकंड में कम होगा, यहां पे ज्यादा होगा, है ना। तो असल में जब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो तुम यहां से यहां तक कितनी देर में आ रहे हो ना, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। तुम यहां से यहां तक कितनी देर में आ रहे हो ना, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। इस केस में वर्क होगा एफ डॉट एस और इस केस में भी वर्क होगा एफ डॉट एस। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके लिखे। तो 2 बातें मैंने आपको समझाया। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, वर्क डन का जो फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट इट्स वेक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मोशन। ये समझाना बहुत जरूरी है, क्यों बच्चा नहीं तो कंफ्यूज रहता है। देखो जैसे अपन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन हर जगह पे वैलिड है? नहीं सर, इक्वेशन ऑफ मोशन हर जगह पे वैलिड नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कहां वैलिड है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में। यहां पे जो वर्क का फॉर्मूला है ना, ये डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मोशन, वैलिड इन ऑल टाइप ऑफ मोशन, वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ मोशन। मोशन कैसा भी हो रहा हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोशन कैसा भी हो रहा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट एस होगा। क्लियर है बात? अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो यहां से ऑब्जेक्ट है एम, एफ फोर्स लगाया, मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। सर कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे चल सकता है? अरे भाई जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन लगा दूंगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट मान लो इस हुआ, और मान लो यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, यहां पे कैसा चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। यहां पे मैंने फोर्स लगाया, यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, म्यू 0 है। क्या बेटा? म्यू 0 है। अब मैंने ये फोर्स लगाया, यहां से यहां तक ये ऑब्जेक्ट गया। मैं देखो लिमिटेशन बता रहा हूं भाई, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक लाया मैंने, दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लाया, दोनों केस में एफ की वजह से वर्क बराबर होगा। नेट वर्क डन की बात नहीं करूंगा, नेट वर्क डन की बात करूंगा तो इसका और इसका दोनों का निकालना पड़ेगा। अगर नेट वर्क डन बोलूं मैं ऑल द फोर्सेस, मतलब सारे फोर्स का वर्क अलग अलग निकालूंगा। लेकिन मैं अगर बात करूं वर्क डन बाई एफ, वर्क डन बाई एफ इन बोथ केस इज सेम इन डिस्प्लेसमेंट एस। इस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, इस डिस्प्लेसमेंट में दोनों केस में एफ की वजह से वर्क सेम हुआ है। यहां पे देखो अगर मुझे इस डिस्प्लेसमेंट पता था, फोर्स एफ डिस्प्लेसमेंट एस, एफ इंटू एस वर्क होगा। कैसे चल रहा था? कांस्टेंट वेलोसिटी से, कोई मतलब नहीं है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पता है ना, तो वर्क डन एफ एस होगा। यहां पे फोर्स एफ है, क्या ये एक्सेलरेटेड होगा? हाँ सर एक्सेलरेटेड होगा। कोई मतलब नहीं। यहां से यहां तक जो वर्क होगा ना, अगर मुझे एस पता है तो एफ डॉट एस होगा। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एस, मुझे फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट एस, तो कैसे गया ऑब्जेक्ट इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोशन के टाइप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एस होगा, वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एस होगा। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखें। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है। वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। वर्क डन का फॉर्मूला फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। कैसे? देखो एग्जांपल से बढ़िया समझाता हूं। मान लो एक लिफ्ट है, लिफ्ट में तुम खड़े हो और तुम्हारे सामने वो खड़ा है, और जमीन पे तुम्हारा एक दोस्त भी है जो तुम दोनों से दूर है, इसलिए दुखी है। ए बी सी, राइट? अब हमें ए का ऑब्जर्वेशन लेना है। ए पे नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, राइट? अब मैं अगर आपसे पूछता हूं वर्क डन
बाई नॉर्मल ऑन ए, ऑन ए, वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन ए। तो देख भाई, अगर मैंने यहां लिख दिया ना वर्क डन बाई नॉर्मल मतलब नॉर्मल, बस उस पे स्यूडो फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है, ये एक्सीलरेटेड है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल मतलब नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू निकाल ले, बात खत्म, है ना। ऑब्जेक्ट मान लो ऊपर ही जा रहा है एक्सीलरेशन से, वी वेलोसिटी ऊपर है, लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर। तो मैंने आपसे पूछा वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये ऐड करना है आपको। इस स्टेटमेंट के बाद आपको ये देखना है, और विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो आप बोलेंगे कि इस नॉर्मल की वजह से ए पर वर्क 0 है विथ रिस्पेक्ट टू बी, और इसी नॉर्मल की वजह से ए पर वर्क नॉन जीरो है विथ रिस्पेक्ट टू सी। सर ये तो गजब बात बताई, नॉर्मल वर्क कर रहा है, ए पे नॉर्मल वर्क कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सी, और नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो जब कुछ ना लिखा हो तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, लेकिन यहां पे एक ऑब्जर्वर लिफ्ट में ही बैठा है। अब सुनो ध्यान से, क्यों वर्क नहीं हुआ? ये ऑब्जर्वर लिफ्ट में बैठा है, वो देख रहा है कि यहां पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और वो ये देख रहा है कि ये पॉइंट जो है वो रेस्ट में है, क्योंकि ये जो लिफ्ट है ये ए है, बी के रिस्पेक्ट में कहां होगा? लेफ्ट में। तुम करे हो, ये इधर करिए, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तुम इसको देख रहे हो, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तुम इसको देख रहे हो, क्या तुम्हें ये चलता हुआ दिखाई देगा कि रुका हुआ? रुका हुआ, रुका हुआ। क्यों सर? क्योंकि जब आप यहां खड़े हो, यहां पे आप एक बी हो, ये ए है, तो तुम एक ही लिफ्ट में हो ना भाई, तो जितना ऊपर तुम जाओगे उतना ऊपर ये जा रहा है, मतलब तुम्हारे रिस्पेक्ट में कैसा होगा? रेस्ट में। रेस्ट में होगा मतलब देखो, तुम इसके पैर को देखो तो पैर रेस्ट में दिखाई देगा, जहां पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना उसको देखो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसका देखते हैं? जहां पे लग रहा होता है फोर्स, फोर्स नॉर्मल यहां पे लगता है, कॉन्टैक्ट पे लगता है, यहां पे लगता है, तो ये पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। और सी से देखोगे तो ये पॉइंट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जिधर नॉर्मल है उधर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वर्क डन नॉट इक्वल टू 0 होगा। सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहता हूं, वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है, वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है, राइट। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट देखिए, जब आप वर्क की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वर्क की। तो वर्क एक स्केलर है। सर और भी कुछ स्केलर होता है क्या? नहीं पता है क्या? टाइम स्केलर नहीं होता? टाइम सर हमें पता है, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारे कैसे होते हैं? स्केलर। अच्छा वेक्टर भी कुछ बताओ। सर वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी कैसे हैं? वेक्टर हैं। ये कैसे हैं? स्केलर है। वेक्टर में भी पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये जितने भी हैं वो सारे में भी पॉजिटिव एंड निगेटिव है। ये ऑलवेज पॉजिटिव, कांट बी निगेटिव, कांट बी निगेटिव नहीं हो सकते। यहां पे जो डायरेक्शन है असल में क्या बताता है? सॉरी, प्लस माइनस क्या बताता है? प्लस माइनस गिव्स सेंस ऑफ डायरेक्शन। प्लस माइनस किसका सेंस देता है? डायरेक्शन का। जितने भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी अभी तक आपने पढ़ा होगा, दैट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। पॉजिटिव मतलब क्या? बॉडी आगे जा रही है। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब क्या? बॉडी पीछे जा रहा है। स्पीड पॉजिटिव निगेटिव नहीं, सॉरी निगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव होता है, मतलब आगे भी जा रहा है तो स्पीड 10, पीछे भी जा रहा है तो स्पीड 10। अब ये स्केलर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, वेक्टर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। वर्क कैसा है सर? स्केलर है, बट दिस में बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0। ये तो नई बात बता दी सर आपने। ये कैसे हो सकता है? आज तक पहली बार ऐसा फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारे जीवन में आया है। सुनना, मैं बोल रहा हूं, पहली बार ऐसा फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारे जीवन में आया है जो स्केलर है। पहले भी स्केलर आया था लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव था। वेक्टर होता है तभी पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 होता है। यहां पे पहली बार एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी आया है जो स्केलर होते हुए भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 हो रहा है। ये तो अजब बात है यार, क्यों हो रहा है? तो यहां पे देखना, वर्क ना डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में डिफाइन होता है। तो अगर
थीटा आपका 0 के बराबर है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, या 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है तो वर्क आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, है ना। अगर आपका थीटा एग्जैक्टली 90 के इक्वल है तो वर्क हो जाएगा आपका 0, और यदि थीटा 90 के बराबर नहीं है, 90 से बड़ा है लेकिन 180 के बराबर या उससे छोटा है तो वर्क हो जाएगा आपका निगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा 180 के बराबर या उससे कम होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो कॉस थीटा होता है निगेटिव, है ना। तो ये बात तो हुआ कि वर्क कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब 0 होगा, लेकिन पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होगा ये तो नहीं आया सर समझ में, ये तो समझ नहीं आया कि पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होगा। सुनो, मैंने तुम्हें क्या समझाया कि पॉजिटिव वर्क कब होगा, निगेटिव वर्क कब होगा, 0 वर्क कब होगा। मैंने ये कहां समझाया कि अगर वर्क पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वर्क निगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये तो मैंने आपको समझाया ही नहीं। तो सर ये कैसे समझते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखो पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, 90 नहीं, 90 से छोटा और 0 के बीच में होगा, ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने से क्या होगा, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क पॉजिटिव हो रहा है तो पक्की बात है, यहां पे वर्क पॉजिटिव लिखा है तो पक्की बात है कि उस केस में ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ा है, या यूं कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है। वर्क इज समथिंग रिलेटेड टू स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क 0 है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा। अगर वर्क निगेटिव हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, उसका स्पीड घटेगा, स्लो डाउन होगा। तो अगर वर्क निगेटिव है तो स्पीड क्या होगा, कम होगा, वर्क पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगा। अच्छा, मैं एक फोर्स की वजह से वर्क कर रहा हूं, मान लो एक फोर्स की वजह से वर्क निगेटिव है, समझ लेना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मान लो एक फोर्स की वजह से वर्क निगेटिव है तो उस फोर्स का इंटेंशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी कम करना। लेकिन मान लो उस फोर्स का वर्क निगेटिव है लेकिन टोटल वर्क पॉजिटिव है, तो टोटल वर्क पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो देखो अगर एक फोर्स का वर्क देख रहा हो, एक फोर्स का वर्क पॉजिटिव है तो उस फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और टोटल वर्क निगेटिव है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। सिंपल सी बात है यार। एक अगर तुम्हें बॉडी की स्पीड देखनी है कि बढ़ रही है कि घट रही है तो बॉडी पे एक ही फोर्स का वर्क देखोगे, जितने फोर्स लग रहे हैं सबका वर्क देखोगे, तो सबका वर्क एक साथ देखोगे। समझ में आया कि नहीं है। और सबका वर्क 0 है तो पक्का बात है कि ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और नेट वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, पक्की बात है कि उसकी स्पीड बढ़ेगा। नेट वर्क डन निगेटिव है तो पक्की बात है उसका स्पीड कम होगा। क्लियर ये बात, समझ आया। और समझाता हूं थोड़ा, देख मैंने ये बात किया था इसमें वर्क 0 क्यों है। तो देखो अगर मैं इस रस्सी को काट दूं तो ये ऑब्जेक्ट को मैं घुमा नहीं पाऊंगा, तो ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए रस्सी से बांधना पड़ेगा, इसको पकड़ के मैं ऐसे घुमा रहा हूं। लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे तुम देखोगे, किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे, उस केस में किसी भी इंस्टेंट पे जब तुम देखोगे उस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और इस पे लगने वाला टेंशन फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, वो और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क क्या हो जाएगा 0। और वैसे भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वर्क 0 है तभी तो स्पीड कांस्टेंट है। अगर वर्क पॉजिटिव हो जाएगा ना तो स्पीड बढ़ जाएगा, वर्क 0 है तभी उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो स्क्रीन पॉज करके पहले ही तो लिखो, स्क्रीन पॉज करके पहले ही लिखो। अब देखो इफ, समझना, सॉरी, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज निगेटिव, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स, अरे यार क्या बोल रहा हूं मैं, आई एम सॉरी, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0, है ना। वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे तो अभी समझा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, समझा भी देता हूं, इधर लग रहा होगा और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, वेलोसिटी इधर होगा, फोर्स इधर होगा, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसलिए इसकी वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अच्छा, कई बार बच्चे मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स 0 होता है। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स में बी 0, मस्ट बी 0 आप नहीं कह सकते।
क्योंकि कभी कभी देखो, अगर बॉडी पे वर्क हुआ है, सिंपल सा बात समझना, अगर बॉडी पे वर्क हुआ है तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, पक्की बात है। या किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है तो पक्का उस पे वर्क हुआ है। हाँ, ये उल्टी बात हो गई और ये समझना बड़ा आसान है। जैसे देखो, और ये तुम सब चीजें समझ गए ना तो वर्क पॉजिटिव नेगेटिव देखना भी बड़ा आसान होगा। जैसे देखो, मान लो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सिंपल सी बात है, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं तो इसका स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है? जब ऊपर अपवर्ड जर्नी में इसका स्पीड क्या हो रहा है? तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो क्या स्पीड कम होता जाएगा? ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, स्पीड कम होता जाए तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लग रहा है और स्पीड कम हो रहा है, पक्का वर्क नेगेटिव होगा। और मान लो यहां से ऊपर छोड़ देता हूं, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आएगा, देखना ये नीचे आएगा तो जैसे मैंने छोड़ा था स्पीड 0 था, जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ेगा, तो स्पीड बढ़ रहा तो वर्क पॉजिटिव होगा। समझ में आया कि नहीं? तो अब बात है इंटरनल फोर्स की, तो इसको और अच्छे से बाद में समझेंगे। पहले ये समझो कि मान लो एक्सप्लोजन होता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, अचानक से दो हिस्से में टूट गया। सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, अचानक से दो हिस्से में टूट गया, तो इधर गया ये कुछ काइनेटिक एनर्जी K1 से और ये इधर गया कुछ काइनेटिक एनर्जी K2 से, तो इंटरनल फोर्स की वजह से ही टूटा और इंटरनल फोर्स ने वर्क कर दिया। तो ये कहना गलत है कि इंटरनल फोर्स का वर्क हमेशा 0 होता है। इंटरनल फोर्स का वर्क मे बी 0 बट ऑलवेज 0 कहना गलत है। तो मिसकंसेप्शन बच्चे पाल लेते हैं, और वो मिसकंसेप्शन किस वजह से पालते हैं अभी बताता हूं, लिख लो, ये स्क्रीन पॉज करके लिख लो, पहले स्क्रीन पॉज करके लिख लो। अब देखो, जैसे मान लो कि मैं यहां पे एक ब्लॉक बना दूं M1 मास का और स्ट्रिंग से रस्सी से जोड़ के दूसरा ब्लॉक बना दूं M2 मास का और F4 से खींचूं, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन द सिस्टम क्या होगा? वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन द सिस्टम। अब मैं टेंशन फोर्स का वर्क पूछ रहा हूं सिस्टम पे। सिस्टम मतलब दोनों बॉडी। यहां पर टेंशन किधर लग रहा है? पीछे, T। यहां पे टेंशन कहां लग रहा है? आगे, T। टेंशन कहां लग रहा है? आगे, T। ठीक है, तो इस पे जो वर्क होगा टेंशन की वजह से निगेटिव होगा। सर आपको कैसे पता? ये फोर्स लगा रहा हूं ना इस पूरे सिस्टम पे। अगर तुमसे मैं पूछूं कि एक्सटर्नल फोर्स कौन सा, ये सिस्टम है, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, तो बोलोगे F है। T क्या है? इंटरनल फोर्स है। यहां पे टेंशन आगे लग रहा है, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव। और देखो यहां पे टेंशन की वैल्यू और यहां पे टेंशन की वैल्यू सेम होगी, और जितना आगे ये S डिस्प्लेस करेगा उतना ही आगे ये भी जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आगे S और पीछे टेंशन, तो वर्क निगेटिव। इसका डिस्प्लेसमेंट आगे S और टेंशन T आगे, तो वर्क पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव वर्क निगेटिव वर्क बराबर होगा, तो वर्क बाय टेंशन ऑन सिस्टम इज 0। और टेंशन फोर्स है कैसा? इंटरनल फोर्स है। टेंशन इज इंटरनल फोर्स, तो यहां पे टेंशन एक इंटरनल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है और उसकी वजह से वर्क क्या हो गया? 0। तो मैंने बोला 0 हो सकता है, मैं भी 0, बट मस्ट भी 0 बोलना गलत है। तो मिसकंसेप्शन बच्चे पाल लेते हैं, तो पहले ही भूल जाओ। ज्यादातर केस में इंटरनल फोर्स की वजह से सिस्टम पे वर्क, अच्छा टेंशन तो इस पे वर्क कर रहा है ना, तो टेंशन का वर्क इस पे बोलो तो निगेटिव, टेंशन का वर्क इस पे बोलो तो पॉजिटिव। लेकिन टेंशन का वर्क ऑन द सिस्टम मैं बोलूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके पहले ही लिखिए, स्क्रीन पॉज करके ये लिखिए, ठीक है बेटा।